वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, आई एम रविंद्र कुमार। ओके, जैसे टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो टुडे आई विल डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, इन्वेंट्री कंट्रोल। बेटा हम क्या डिस्कस करेंगे? इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो बात करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं। तो पहली बात हमें कि व्हाट इज द इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री होती क्या है बच्चों? अगर मैं सीधी सीधी बात में समझूं, ठीक है, अगर मैं सीधी सीधी बात में समझूं कि मान लो आपके पास 100 रुपये थे। ओके, आपके पास 100 रुपये थे। अब उस आप क्या कर रहे हो? उस पैसे को आप खर्च करना स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, खर्च करना स्टार्ट कर रहे हो। तो मान लो आपने 80 रुपये खर्च कर दिए। मान लो आपने 80 रुपये खर्च कर दिए, आपके पास अभी बचे हैं 20। ओके, तो अगर मैं बोलूं फिर आपके पास किसी फ्रेंड से पैसे आपको क्या वापस आपको 20 रुपये 50 रुपये मिल रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो? उस पैसे को क्या करें? स्मूथली खर्च करते जा रहे हो। ओके, तो कहने का मतलब ये बेटा, अगर मैं मटेरियल की बात करता हूँ, कोई कंपनी या इंडस्ट्री की बात करता हूँ, तो मटेरियल क्या हो रहा है? बेसिकली क्या है? किसी प्रोडक्ट को बनाने में यूज हो रहा है। ओके, या प्रोडक्ट बना के हम कहीं मार्केट में क्या करें? कस्टमर को क्या करें? सप्लाई कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं हमारा मटेरियल क्या हो रहा है? डे टू बाय डे क्या हो रहा है? डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, डे टू डे बाई क्या हो रहा है? हमारा मटेरियल डिक्रीज होता जाएगा। तो उस मटेरियल को एक पॉइंट यानी कि एंड होने के पॉइंट से पहले ही मटेरियल क्या वापस मंगा लेना। ठीक है, क्या कर रहे हो? ऑर्डर कर देना। उसके बाद अपने प्रोसेस को स्मूथली फ्लो कराना, वही क्या है? आपका इन्वेंट्री है। सो इन्वेंट्री बेटा क्या है? इन्वेंट्री इज ए बैकअप और स्टॉक ऑफ मटेरियल फॉर करेंट डिमांडिंग ऑफ द मटेरियल। ओके, तो आपका जितने भी करंट मटेरियल या करंट मटेरियल डिमांडिंग हो रही है, ओके, तो आपने क्या किया? उसको क्या किया? स्टॉक में रखा हुआ है, बैकअप में रखा हुआ, कि आपको क्या हो, हमारा जो सप्लाई है क्या हो, वो ब्रेक ना हो जाए। क्या? ठीक है, सप्लाई क्या है? वो ब्रेक ना हो जाए। तो क्या आता है वहां पे? इन्वेंट्री है। तो हम क्या रहे हैं? एक एक्सेस मटेरियल यानी स्टॉक मटेरियल क्या पहले से ही रख रहे हैं। ठीक है, अगर मटेरियल मान लो कभी क्या होता है कि एंड होता है, तो हमारे एक्सेस जो स्टॉक है उसे मटेरियल क्या करूंगा? सप्लाई कर दूंगा। इससे हमारा जो भी है इंडस्ट्री है वो क्या करेगा? प्रॉपर्ली कंटिन्यूअस रन करता रहेगा। ओके, ये नहीं कि आप मटेरियल क्या करोगे कि आपका मटेरियल स्टॉक खत्म हो चुका है तो मटेरियल किसी पे डिपेंड हो, वहां से मटेरियल लाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। ओके, बट नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे? ठीक है, हम क्या करेंगे कि स्टॉक या बैकअप फॉर्म में रखेंगे करंटली जो डिमांड है। ओके, अगर डिमांड रेट ज़्यादा हो गया, इसका मतलब आपका कंजप्शन ज़्यादा होगा, तो आपसे बैकअप जो भी स्टार्ट होगा, बैकअप क्या होगा? जो बैकअप में रखे होगे आप उस मटेरियल को यूज करोगे। ओके, आपका क्या होगा? वो प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ओके बेटा, एम क्या होता है? देखो बेसिकली इसका मैनेज का मतलब क्या हुआ? इसका एम होता है आपको जो वर्किंग प्रोसेस होना चाहिए ना, वो रन करना चाहिए डे बाय डे स्मूथ। ओके, जो आपका वर्किंग होना चाहिए डे बाय डे क्या होना चाहिए? स्मूथ करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो आपने क्या किया किसी पे डिपेंड हो गए। ओके, आप क्या किया किसी पे डिपेंड नहीं हुआ, यानी कि कहने का ये मतलब हुआ बेटा कि आपने ऐसे ऐसे मैनेज कर रखा है कि आपका जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस क्या कर रहा है? डे बाय डे वो प्रोसेस में है। इसी को व्हाट कर हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री। ओके, यानी कि कुछ एक्सेस मटेरियल हम क्या रखना अपने पास रखते हैं, या बैकअप में रखते हैं, या स्टॉक के फॉर्म में रखते हैं। ये बेसिकली क्या हो गया? इन्वेंट्री। तो सभी इंडस्ट्री में, ठीक है, सभी इंडस्ट्री क्या करती है? कुछ ना कुछ इन्वेंट्री अपने पास रखती है। ओके, कि आपको क्या करना पड़े, अगर डिमांड की क्या होगा? डिमांड की रेट अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या हम सप्लाई दे सकें किसी को। ओके, तो इसकी बात करूंगा तो बेटा इसमें देखेंगे हम आगे आगे हम बात करते हैं इसके कॉस्ट के बारे में। ठीक है, क्या क्या इन्वेंट्री में कॉस्ट होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग इन्वेंट्री कॉस्ट। ओके, क्या 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 पढ़ते हैं हम लोग? इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री में, ठीक है, कौन कौन से कॉस्ट होते हैं? इन्वेंट्री में बेटा कौन कौन से कॉस्ट होते हैं? ठीक है, अगर इसको मैं डिस्क्राइब करूं तो हम देखेंगे एक होता है बेटा परचेजिंग कॉस्ट। ओके, और इसको मॉडिफाई करूं, ठीक है, एक होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट, या कह लो आप सेटअप कॉस्ट। क्या कह लो आप? सेटअप कॉस्ट। ठीक है, और थोड़ा मॉडिफाई करूं और इसको और टाइप में देखें तो यहां पे मिलता है आपका
होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है बेटा, क्या मिलेगा आपका? होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग का मतलब हो गया बेटा कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, यानी कि आपने कितना कॉस्ट को कैरी किया हुआ है, तो ठीक है इसे बोलेंगे कैरिंग कॉस्ट। उसके बाद एक और कॉस्ट इसमें जोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है, शॉर्टेज कॉस्ट। तो ऐसा नहीं है कि आप क्या सिर्फ क्या आ रहा है, आप इन्वेंट्री को रखा, कुछ शॉर्टेज होगा, उसके लिए कॉस्ट क्या होगा वो भी देख लेते हैं। शॉर्टेज और स्टॉक आउट, ओके, शॉर्टेज और स्टॉक आउट कॉस्ट। तो ये हो गया आपका इन्वेंट्री कॉस्ट। ओके, इतने कॉस्ट बेसिकली इन्वेंट्री में होते हैं। तो बात करते हैं परचेजिंग कॉस्ट की बात करता हूँ। सपोज मान लो आपने कोई मशीन खरीदा, ठीक है, आपने क्या किया, मशीन खरीदा, तो उस परचेज में, ठीक है, उस ऑर्डर किया, तो ऑर्डर में कितने कॉस्ट इन्वॉल्व हुए उसे हो जाएंगे परचेजिंग कॉस्ट। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, ऑर्डर करने या सेटअप करने में क्या कर रहे हैं, कॉस्ट जनरेट कर रहे हैं, उसे हो जाएंगे सेटअप कॉस्ट या ऑर्डर कॉस्ट। ओके, होल्डिंग कॉस्ट, मान लो आपने कोई मटेरियल खरीदे, क्या किया, रख दिया, अभी इसको इंस्टॉल नहीं किया है। सपोज कोई मान लो आपने मशीन खरीद के रख दिया है, इंस्टॉल नहीं किया है, पर कहीं तो कहीं रखोगे, उसके लिए क्या, उसका रेंट वगैरह सब क्या करोगे आप, सप्लाई जितने भी दोगे, तो वहाँ पे उसके होल्ड करने में जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे तो वो हो जाएंगे आपके होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, या उसे बोलेंगे कैरिंग कॉस्ट। ओके, शॉर्टेज और स्टॉक आउट कॉस्ट, देखो मान लो एट रैंडम आपका डिमांड ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, आपके पास मटेरियल है ही नहीं है, ठीक है, आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया था, मान लो आपने क्या किया था, सपोज कुछ टेंडर ले रखा था 5 लाख 10 करोड़ का, जो भी ले रखा हो, आपने मटेरियल बनाया, पर आपने जितने भी डिमांड है उसको पूरा नहीं कर पाया, तो उससे आपकी लॉस हो रही है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, आपका शॉर्टेज हो रहा है। तो शॉर्टेज स्टॉक आउट से क्या हो रहा है, जो कॉस्ट जनरेट हो रही है वहाँ पे हो जाएगा शॉर्टेज या स्टॉक आउट कॉस्ट। ओके, तो ये हो जाएंगे डिफरेंट टाइप के कॉस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं परचेजिंग कॉस्ट में। हम लोग थोड़ा सा इसको बाद में समझते हैं, अच्छे समझते हैं। तो परचेजिंग कॉस्ट में देखो बेटा क्या होता है, अगर मैं बात करूं, इसी कॉस्ट को थोड़ा सा एलोबरेट कर रहा हूं मैं। ओके, इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर रहा हूं। तो परचेजिंग कॉस्ट में हम देखेंगे, ठीक है, तो परचेजिंग कॉस्ट को मैं PSC से लिख रहा हूं, परचेजिंग कॉस्ट। तो ये देखो नंबर ऑफ यूनिट कितना आपने खरीदा, नंबर ऑफ यूनिट आपने कितना यूनिट खरीदा, ठीक है, और उसको खरीदने में कितना कॉस्ट लगा पर यूनिट। ओके, उसको कॉस्ट खरीदने में कितना लगा पर यूनिट, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परचेजिंग कॉस्ट। ओके, कितना खरीदा, मान लो ठीक है, मान लो एग्जाम्पल लो, यहीं से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया मैंने क्या कर दिया, एक मशीन लिया, सपोज एक मशीन लिया मैंने, ठीक है, वो 5 लाख, ठीक है, पर यूनिट है, यानी कि एक मशीन का दाम कितना है, 5 लाख है। इस तरह से आपने कितना ऑर्डर किया, 10 मशीन ऑर्डर किया, तो ये हो जाएगा आपका परचेजिंग कॉस्ट 10 × 5, ठीक है, कितना हो जाएगा, 50 लाख हो जाएगा आपका, ठीक है, 50 लाख हो जाएगा आपका परचेजिंग कॉस्ट। तो एक मशीन के कितने यूनिट कितनी दाम है और कितने मशीन आपने परचेज किया है, तो वो आप क्या हो जाएगा, टोटल परचेजिंग कॉस्ट। ओके, क्या हो जाएगा आपका परचेजिंग कॉस्ट। सॉरी, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट की। क्या बात करते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, या ये हो जाएगा आपका सेटअप कॉस्ट। ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट या सेटअप कॉस्ट। देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करूं तो आपने कोई भी ऑर्डर किया है, ठीक है, कोई भी मटेरियल ऑर्डर किया है, उस ऑर्डर करने में कितना कॉस्ट जनरेट हो रहा है, और सेटअप कॉस्ट में उसको कितना सेटअप करने में जनरेट हो रहा है, वो हो जाएगा आपका सेटअप कॉस्ट। तो कहने का ये मतलब है, ये हो जाएगा कॉस्ट,
एसोसिएट with bringing inventory in production system, okay, in production system। तो ये हो जाएगा आपका, जैसे एग्जाम्पल पर देख लो, जैसे टेंडर लेना, ठीक है, टेंडर ले रहे हो, ये ऑर्डर कर रहे हो किसी चीज़ का, ठीक है, तो ये टेंडर कॉस्ट हो गया आपका। और कौन कौन सा कॉस्ट जुड़ सकता है, ओके, कम्युनिकेशन कॉस्ट, क्या हो गया आपका, कम्युनिकेशन, ठीक है, कोई कॉस्ट ऑर्डर करने में किसी से कम्युनिकेट करोगे तो कम्युनिकेट में कितना खर्चा आया, ठीक है, इसको हो जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट। उसके बाद देख लो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ये भी आ जाएगा किसमें, ऑर्डरिंग कॉस्ट में आ जाएगा, ओके। सेटअप कॉस्ट की बात करूं तो सेटअप कॉस्ट में याद करूं तो ऑर्डर करने के बाद उसे क्या करेंगे, सेटअप तो करेंगे, ऑर्डर करने के बाद उसे क्या करेंगे हम लोग, सेटअप करेंगे, तो उस सेटअप करने में कितना कॉस्ट आता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कोई भी सिस्टम शट डाउन हो, शट डाउन सिस्टम अगेन इन into starting position, ओके, स्टार्टिंग पोजीशन। तो ये हो गया आपका सेटअप कॉस्ट। जैसे मेंटेनेंस, ठीक है, क्या हो गया आपका मेंटेनेंस, बेटा ये हो जाएगा आपका मेंटेनेंस, ओके, शेड्यूल, ओके, शेड्यूल कॉस्ट, ये भी क्या हो जाएगा, ओके। अगर मैं बात करूं और एक टर्म, टूल असाइनमेंट कॉस्ट, ओके, टूल तो ये हो जाएंगे आपके सेटअप कॉस्ट में, ये क्या हो जाएंगे आपके सेटअप कॉस्ट में। तो ऑर्डरिंग का ये हुआ बेटा कि आपने किसी भी मटेरियल को ऑर्डर कर रहे हो, उस ऑर्डर में कितने आपके कॉस्ट आ रहे हैं, उसके बाद ऑर्डर करने के बाद उसे फिर क्या रीस्टार्ट पोजीशन में लाने के लिए आपने जितना भी क्या कर रहे हो, मेंटेनेंस या शेड्यूल या असाइनमेंट टूल या वर्क दे रहे हैं, ठीक है, ये सब क्या कर रहे हो, इस पे कॉस्ट क्या हो रहा है आपका, जनरेट हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका सेटअप कॉस्ट, ओके। तो हमने पढ़ा परचेजिंग कॉस्ट, ठीक है, और कौन सा कॉस्ट पढ़ा हम लोगों ने, ऑर्डरिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट, ओके। तो कहने का ये मतलब है, ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करूं मैं, ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट को मैं डायरेक्टली में लिखता हूं ओसी, ओसी का मतलब हुआ ऑर्डरिंग कॉस्ट, बेटा ऑर्डरिंग कॉस्ट हुआ नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक है, मान लो कितना नंबर आपने ऑर्डर किया, ओके, इनटू, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर, ओके, ये हो जाएगा आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर सेटअप कॉस्ट की बात करूं तो एस सी सेटअप कॉस्ट हो गया आपका, सेटअप कॉस्ट बोलूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ सेटअप, ठीक है, नंबर ऑफ सेटअप, ओके, इनटू सेटअप, ओके, इनटू कॉस्ट, ये हो जाएगा कॉस्ट, ये हो जाएगा कॉस्ट पर सेटअप, ओके, क्या हो जाएगा कॉस्ट पर सेटअप, तो ये हो जाएगा आपका, ओके। तो ये आपको ये चीजें पता होना चाहिए यूनिट के टर्म में, ओके, यूनिट के टर्म में आपको पता होना चाहिए। तो
क्योंकि क्वेश्चन जब होगा इसमें आप क्वेश्चन में देखोगे तो ये चीज़ें आपको दी होंगी यूनिट के टर्म में। मान लिया जाए यहीं पर एग्जाम्पल यहीं से ले लेते हैं, ठीक है। मान लिया जाए एग्जाम्पल ले लिया मैंने, सपोज आपने कोई ऑर्डर किया, कोई मशीन ऑर्डर किया, उस ऑर्डर करने में उसकी कास्ट मान लिया 100 रुपीज़ पर ऑर्डर, ठीक है, 100 रुपीज़ पर ऑर्डर है, ओके। कोई भी आप मशीन ऑर्डर कर रहे हो उसके लिए आपका एक ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी आपकी 100+ रुपीज़। तो मान लिया ऐसे ही मान लिया मैंने 12 मशीन ऑर्डर किया हूँ। कितना ऑर्डर किया हूँ? 12 मशीन ऑर्डर किया हूँ। इससे एसोसिएटेड कॉस्ट कितना हो जाएगा हमारा? 12 इंटू, ठीक है, 100 यानी कि 1200 रुपीज़ हो जाएगा हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट। कौन सा हो जाएगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट करने का ये मतलब हुआ कि आपने सपोज, ठीक है, कितना आपने क्या किया, किसी चीज़ को ऑर्डर करने में कॉस्ट किया, ठीक है, पर यूनिट की बात कर रहा हूँ। मान लिया कोई मशीन आपने 100 रुपये पर ऑर्डर कर रहे हो, एक मशीन का 100 रुपये खर्च हो रहा है, इसलिए 12 मशीन कितना खर्च हो जाएगा ऑर्डर करने पर? 1200। ये टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा, ओके। इसी तरह से सेटअप कॉस्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ सेटअप इंटू कॉस्ट पर सेटअप, ठीक है। तो ये हो गई आपके ये सेटअप कॉस्ट या ऑर्डरिंग कॉस्ट, ओके। नेक्स्ट है आपका होल्डिंग कॉस्ट। क्या आपका नेक्स्ट है आपका होल्डिंग कॉस्ट, ओके। होल्डिंग कॉस्ट या बोलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट, या बोलते हैं हम लोग ठीक है, रख रखाव में कितना खर्च हो रहा है, ओके। रख रखाव में कितना खर्च हो रहा है, उससे एसोसिएटेड कितना कॉस्ट जनरेट हो रहा है, वो बोलते हैं होल्डिंग कॉस्ट। देखो मान लो आपने कोई मशीन क्या कर रखा है, रेंट वगैरह पे रख रखा है, या कहीं कुछ इसको ऐसे होल्ड कर रखे हो, उससे एसोसिएटेड कितना खर्च आ रहा है, उसका मेंटेनेंस में कितना खर्च आएगा, ठीक है, उसके रेंट वगैरह आप जहाँ रखे हो उसका कितना खर्च आएगा, उसके सिक्योरिटी के लिए कितने आपने नंबर ऑफ पीपल लगा रखे हैं, उससे रिलेटेड कितना खर्च आएगा, मतलब होल्डिंग कॉस्ट से रिलेटेड कितना भी खर्च आएगा वो क्या हो जाएगा आपका होल्डिंग कॉस्ट, ओके। क्या हो जाएगा? इट इज एसोसिएटेड with, it is a cost associated with, okay, keeping, okay, keeping, storing or maintenance of inventory, okay. It is a cost associated with keeping, storing or maintenance of inventories, okay. It is called holding cost. क्या कराएगा हमारा? होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट। देखो तो होल्डिंग कॉस्ट को बेसिकली हम एससी से डिनोट कर रहे हैं। किसे डिनोट कर रहे हैं? एससी से डिनोट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका एवरेज इन्वेंट्री ऑफ पीरियड, ओके, इनटू ये हो जाएगा होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर टाइम, ओके। तो ये होल्डिंग कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। कितने टाइम के रख रहे हैं वो एवरेज निकाल लेंगे उस इन्वेंट्री का, ओके। इस इन्वेंट्री का एवरेज निकाल लेंगे, कितना होल्डिंग कॉस्ट रुपया लग रहा है, ठीक है, पर यूनिट आइटम, और कितने समय तक रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेंगे, हो जाएगा आपका होल्डिंग कॉस्ट, ओके। क्या हो जाएगा आपका? होल्डिंग कॉस्ट। और एक और बचा था कॉस्ट,
कौन सा था आपका शॉर्टेज, ठीक है, कौन सा कॉस्ट था आपका शॉर्टेज कॉस्ट। उसमें देखो देखो हम लोगों ने जो इन्वेंट्री कॉस्ट पढ़ा था, तो ये आपका कॉस्ट है परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, और इसके बाद है आपका शॉर्टेज कॉस्ट। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग शॉर्टेज कॉस्ट। या इसे बोल सकते हैं हम लोग स्टॉक आउट। ये हो जाएगा इट इज ए कॉस्ट एसोसिएटेड with absence of inventory, absence of inventory, ओके, क्या हो जाएगा absence of inventory and the loss associated with and loss associated with the customer, ओके। तो एग्जाम्पल पे देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देख लो। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका गुडविल लॉस, ओके, सम डिस्काउंट, एंड फास्ट ट्रांसपोर्टेशन, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सपोज मान लो, ओके, मान लो कुछ आपने कुछ कंपनी से सपोज कुछ आइटम प्रोड्यूस कर रहे हो, मान लो आपने पेन प्रोड्यूस कर रहे हो, ओके, पेन क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो। तो मान लो कुछ ऑर्डर ले लिया मैंने 1000 का, क्या करना है आपको, पेन क्या करना, प्रोड्यूस करना है। तो आपने क्या किया, 1000 को क्या करना, प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, ओके। अचानक कभी कभी क्या हो गया, डिमांड रेट ज़्यादा हो गया आपको, आपका मार्केट में फिर उसको और डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। अब आपको 2000 की बात आ गई वहाँ पर, तो आपके पास उतने मटेरियल हैंगे नहीं, हमारे पास है ही नहीं कि हम अब उसको क्या करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है, 2000 क्या करें, पेन प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो हमारा जो स्टॉक में मटेरियल था पहले कितना था, 1000 का था, हमें टाइम ड्यूरेशन था उतना कर देंगे। पर आपका डिमांड बढ़ गया तो क्या करेंगे, वहाँ पे आप क्या करोगे, प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। इसका मतलब उससे आपको लॉस होगा, उससे क्या होगा, आपको लॉस होगा। अगर आपने क्या वो मटेरियल को स्टॉक में रखा होता तो आप क्या करते उस प्रोडक्ट को, आपका डिमांड होता तो आप 2000 भी क्या करते, प्रोड्यूस कर सकते थे, पर नहीं। तो उसकी वजह से जो लॉस हो रहा है वो हो जाएगा आपका शॉर्टेज या स्टॉक आउट कॉस्ट, ठीक है। मान लो आपको 1000 प्रोड्यूस करने में, ठीक है, 1000 प्रोड्यूस करने में मान लो 50,000 की कीमत आ रही है सपोज, ठीक है। यानी कि आपको अगर वही डिमांड बढ़ गया, यानी कि 50,000 आपको फिर लॉस हो गया ना। अगर 2000 अगर मैं प्रोड्यूस के बात करूं तो आपको कितना लॉस हो गया, 50,000 का लॉस हो गया, ओके। क्यों, क्योंकि आपके पास क्या था, वो स्टॉक आउट, स्टॉक ही नहीं था आपके पास, क्या था, स्टॉक नहीं आ रहा था। तो उससे रिलेटेड जितने भी कॉस्ट जनरेट होंगे वो हो जाएंगे शॉर्टेज कॉस्ट, ओके। तो ये हो गया आपका डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट। और ये हम क्या करेंगे, यूज आगे क्या करेंगे हम लोग, तो यूज करेंगे इन्वेंट्री कॉस्ट में। देखो इन्वेंट्री कॉस्ट के क्वेश्चन बनते हैं, ओके, इन्वेंट्री कॉस्ट के क्वेश्चन बनते हुए बनेंगे एग्जाम में, आप देखो कहीं भी मिलेंगे। आप इसके आगे पढ़ोगे जब ईओक्यू मॉडल पढ़ोगे ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाले ऑर्डर, ठीक है, ये पढ़ोगे तो उसमें क्या करेंगे, ये सब कॉस्ट आएंगे, ये क्या करेंगे, कॉस्ट आएंगे। इसलिए मैंने आपको यूनिट ध्यान रखनी पड़ेगी, सभी की यूनिट ध्यान रखनी पड़ेगी।
अभी मैंने बोला होल्डिंग कास्ट की यूनिट क्या होती है, आपको पता ही नहीं होगा होल्डिंग कास्ट की यूनिट क्या होती है, रुपीस पर यूनिट पर टाइम होती है। ओके, अगर आपको यूनिट नहीं पता होगा तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यूनिट आपको हर कॉस्ट का पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो अब बात करते हैं इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन की। देखो इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन को हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो आते नहीं है क्वेश्चन उसको मैं जल्दी जल्दी क्या कवर कर दूंगा, ठीक है, लेकिन कुछ पोर्शन से क्वेश्चन आए हुए हैं तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो हम लोग इन्वेंट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन्वेंट्री में इसकी क्लासिफिकेशन की बात करूंगा तो एक होता है ट्रांजिट, एक होता है आपका ट्रांजिट और इसे बोलते हैं पाइपलाइन। ओके, ट्रांजिट और पाइपलाइन प्रोसेस। ओके, दूसरा जो है आपका हो गया, दूसरा हो गया बफर या ये हो जाएगा सेफ्टी स्टॉक। ओके, देखो ये थ्योरेटिकल पार्ट है। ओके, क्या ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो हमें प्रोसेस में पता होना चाहिए क्या क्या प्रोसेस है। ये हो जाएगा ट्रांजिट, देखो ट्रांजिट स्टेट में है, जैसे मान लिया ट्रांजिट क्या हो गया, जैसे मान लिया सपोज आपने कोई मटेरियल मंगाया, पर वो मटेरियल आने में आपको 10 दिन लग रहे हैं, ठीक है। क्या मंगाया आपने, मटेरियल मंगाया, 10 दिन लग रहे हैं, तो क्या उस 10 दिन में आप उस मटेरियल का यूज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो उसी बोलते हैं ट्रांजिट और पाइपलाइन कंडीशंस, ठीक है। यानी कि हमारा जो मटेरियल है, ठीक है, कहाँ पे है, अभी ऑन द वे है, ठीक है, क्या है, ऑन द वे है, उसको डायरेक्टली क्या हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा ट्रांजिट और पाइपलाइन इन्वेंट्री। ओके, तो कांट प्रोवाइड सर्विस, इट कांट प्रोवाइड सर्विस while in transportation condition। ओके, तो हम क्या करेंगे वहां पर, ठीक है, क्या करेंगे, हम सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन कंडीशन, से बोल देंगे हम लोग ट्रांजिट, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं हम लोग, ओके, इसके बाद बोलते हैं हम लोग बफर और सेफ्टी स्टॉक इन्वेंट्री। बफर और सेफ्टी स्टॉक इन्वेंट्री, देखो बफर या सेफ्टी स्टॉक इन्वेंट्री ये हुआ जैसे कि आपके पास क्या है, पहले से चीज़ें अवेलेबल है, क्या हमारे पास पहले से चीज़ें अवेलेबल है, यानी कि बफर कंडीशन में है, यानी बल्क कंडीशन में है। ओके, जैसे डिमांड बढ़ेगा आपने क्या करना है आपको, ठीक है, आपको क्या करना है, डिमांड बढ़ेगा आपको मटेरियल यहाँ से यूज करने हैं, मटेरियल यूज करने के बाद आपको प्रोडक्ट दे देने हैं, तो ये हो जाएगा ऑलरेडी स्टॉक्ड मटेरियल इन हैंड। ओके, तो ये हो गई आपकी इसके आगे आता लीड टाइम। क्या आता आपका लीड टाइम। देखो यहां से भी प्रोसेस को समझना पड़ेगा बस, ठीक है, ऐसा नहीं कुछ वर्ड बाद में आएंगे तो ऐसा ना हो कि आपको क्या पता ना हो लीड टाइम होता क्या है, ठीक है। देखो लीड टाइम बेसिकली क्या होता है कि आपको इतना पता चल जाए उस पॉइंट पर कि हमारी इन्वेंट्री क्या हो रही है, धीमे धीमे डिक्रीज हो रही है, तो वहीं पर हमें क्या करना है, मान लिया जाए आपने और ये आपका ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, आपने कुछ डिमांड लिया उसके बाद आपने यूज किया तो ये डिक्रीज होता गया। ओके,
तो एक लीड टाइम मान लो, मैंने एक लीड टाइम जनरेट कर रहा हूं, फिर क्या कर रहा हूं, ओके। तो मान लीजिए कुछ क्वांटिटी हमारे पास है, कुछ क्वांटिटी हमारे पास है, मैंने यूज करना स्टार्ट किया, टाइम के साथ वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जाता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। मान लिया अभी क्या था इनिशियल, ये टाइम था, ये टाइम की तरफ मैं बता रहा हूँ, टाइम के साथ आप देखोगे क्योंकि डिक्रीज होता जाएगा, मेरा जितना डिमांड था वो डिक्रीज होता जाएगा, होते 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा, ठीक है, ये आपका एंड पॉइंट है, क्या है आपका एंड पॉइंट है, यहाँ खत्म होने वाला था। तो पर यहीं पे मैंने एक लीड टाइम दे दिया, लीड टाइम दे रहा हूँ, LT मतलब लीड टाइम, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, उतना मटेरियल क्या किया, फिर से ऑर्डर कर दिया, ठीक है। यानी कि हमें इतने टाइम होते हुए, कंज्यूम होते हुए, जब तक यहाँ आएगा तब तक हमारा मटेरियल आ चुका होगा, ओके, तब तक हमारा मटेरियल क्या हो गया होगा, आ चुका होगा। तो बिना ब्रेक के, बिना कहने कंटिन्यूसली क्या करेंगे, फिर डिमांड जितने भी आएंगे उसको हम क्या करेंगे, फुलफिल करते जाएंगे, ओके, फुलफिल करते जाएंगे। तो लीड टाइम बेसिकली क्या होता है ये, ओके, जहां पर हमारा मटेरियल क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि ये मटेरियल हमें क्या मंगानी चाहिए, क्या करना चाहिए, मंगानी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने मटेरियल क्या यहाँ पे मंगा रहे हो, उसके बाद आपने क्या किया, मटेरियल तो मंगाया, अब इसको आने में 5 दिन लग रहे हैं, आपका क्या डिमांड ही फुलफिल नहीं हो रहा है, ओके। तो ऐसा ना हो, तो लीड टाइम देते हैं, हर इन्वेंट्री में हमें लीड टाइम की जरूरत पड़ती है, क्या पड़ती है, लीड टाइम की जरूरत पड़ती है। तो लीड टाइम क्या हो जाएगा, इसमें लिख लो, it is time gap between placing a order and inventory on hand, inventory on hand, ओके। तो इसे कर सकते हैं हम लोग, तो ये इंफॉर्मेशन थी लीड टाइम का, हमें पता होना चाहिए, आगे यूज करेंगे लीड टाइम का, ओके। तो अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ओके, तो देखो इसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट वही बात आएंगे। कुछ डिपेंडेंट होते हैं, कुछ देखो डिपेंडेंट में ये कहने का मतलब कि मान लो कोई आइटम मंगाया, ठीक है, अब नेक्स्ट आइटम है उस पर डिपेंड कर रहा है पहले वाले पर, क्या कर रहा है, आप पहले वाले पर डिपेंड कर रहा है। मान लो आपने एक कार प्रोड्यूस कर रहे हो, तो कार प्रोड्यूस कर रहे हो, आपने चेजिस मंगाया, ठीक है, उसके बाद आपको क्या व्हील मंगाना पड़ेगा, यानी कि हर प्रोसेस एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, तो वो हो जाएगा डिपेंडेंट, क्या हो जाएगा वो डिपेंडेंट। तो वहाँ पे जो मटेरियल आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, डिपेंडेंट, ओके। दूसरी बात करता हूँ इंडिपेंडेंट, उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ठीक है, वो एक दूसरे पे जो आइटम हो रहे हैं वो दूसरे पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ओके। तो यहां हो जाएगा इंडिपेंडेंट। तो यहां से देखो जनरली क्वेश्चन नहीं बना है अभी तक, तो क्वेश्चन बना है आपसे यहां से, ठीक है। देखो दूसरी बात करता हूं मैं, एक होता है इन्वेंट्री रिव्यू सिस्टम, ओके। तो यहां से क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में, इन्वेंट्री रिव्यू सिस्टम। तो रिव्यू सिस्टम की बात करता हूं, तो रिव्यू सिस्टम में हम बात करते हैं, तो यहां से दो तरीके से रिव्यू कर सकते हैं इन्वेंट्री को, ओके, दो तरीके से कर सकता हूं। जैसे एक होता है क्यू सिस्टम, क्या हो गया, क्यू सिस्टम। एक होता है आपका पी सिस्टम,
ठीक है। क्यू का मतलब हुआ आपका फिक्स्ड ऑर्डर सिस्टम, और ये हो गया आपका फिक्स्ड टाइम या पीरियड सिस्टम। ठीक है, देखो आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्यू सिस्टम डायरेक्ट पूछ देगा, या आपसे पूछेगा फिक्स ऑर्डर सिस्टम। ऑर्डर का मतलब क्वांटिटीज हो रहा है इसलिए क्यू है। ओके, पीरियड की बात बोलूंगा, ये टाइम हो रहा है रिस्पेक्टेड है तो ये हो गया पी। तो देखो अब देखो इसमें क्या होता है, इसे और भी कुछ नाम से बोलते हैं, जैसे एग्जाम में कुछ भी दे सकता है। रीऑर्डर लेवल सिस्टम, रीऑर्डर लेवल सिस्टम और टू बिन सिस्टम। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, इस सिस्टम में देखो क्या होता है, मेन क्या होता है, ये मेन होता है आपका कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग सिस्टम। देखो ये रहा आपका दो क्या रिव्यू सिस्टम। देखो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्यू सिस्टम बेस है कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग सिस्टम पे। ओके, किस पे बेस है आपका, तो क्यू सिस्टम, फिक्स सिस्टम या रीऑर्डर लेवल या टू बिन सिस्टम पूछ देगा। ये आपका किस पे है, कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग सिस्टम पे, यानी कि हमेशा क्या हो रहा है, वो प्रोसेस कंटिन्यूस क्या हो रहा है, ठीक है, चलता जा रहा है। अगर ये पी सिस्टम की बात बोलूँ, ठीक है, फिक्स टाइम या पीरियड सिस्टम। ओके, अभी क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ठीक है, क्वेश्चन आया था कि आपको दे रखा था नॉन कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग सिस्टम इन इन्वेंट्री सिस्टम कंट्रोल बाई, ऑप्शन दे रखा था, ठीक है, क्यू सिस्टम, एन सिस्टम, आर सिस्टम, पी सिस्टम। तो क्या हो जाएगा आपका, पी सिस्टम। ओके, अगर कंटिन्यूसली की बात करूंगा तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, ऐसा नहीं कि पी और क्यू ही आए, ठीक है, कभी कभी बोल देगा फिक्स पीरियड सिस्टम, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा फिक्स पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम, आगे ये भी आ सकता है ये। तो इस तरह से क्वेश्चन बने हुए हैं। ओके, तो आप क्या करोगे, थोड़ी सी ध्यान रखोगे चीजों को लेकर। देखो अगर मैं बात करूं, तीसरी बात जो होती है और इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक क्या आती है, एक होती है डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक। ओके, डिटर्मिनिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंटरी सिस्टम। एक होता है आपका प्रोबेबिलिस्टिक ओके। देखो डिटर्मिनिस्टिक में होता है कि हमें पता हो, ओके, क्या हो, हमें पता हो, मान लो एक साल में आपको एक 1000 क्या हो रहा है, प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा है। क्या कर रहा है, आपने 1000 प्रोडक्ट यूज किया, एक साल में यूज हो रहा है, तो आपने क्या किया, इतना आपने सेफ्टी रखा हुआ है स्टॉक में। फिर क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम आपको पता है कितना यूज होना है, ठीक है, उतना ही रखोगे, इतना यूज होना है उतना रखोगे। तो यानी कि इस प्रोडक्ट में आप देखोगे, इसमें क्या है, हमें पता चल रहा है कि हमारा कितना हमको प्रोडक्ट रखने हैं। ओके, क्योंकि हमें डिमांड पता है कि हर साल कितना डिमांड आ रहे हैं, 1200 1300 ऐसे आ रहे हैं, तो आपने एवरेज रखना है, आपने सेफ्टी स्टॉक को रख दिया कि आपने इतना रख देना हमको। अब देखो प्रोबेबिलिस्टिक में क्या होता है कि हमें इसमें पता नहीं होगा कि अचानक कैसा हो जाएगा।
जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लो अभी, ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट्स थे, ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट्स है। अब देखो अभी क्या था कि कोविड वगैरह में चल रहे थे मेडिकल इक्विपमेंट, अभी क्या शॉर्टेज हुई थी ना, तो हमारे पास कितने भी कंपनी थी प्रोडक्ट, ठीक है, उतनी बनाई थी जितना हमारे पास क्या थी, डिमांड थी, लोगों की डिमांड थी, जितनी डिमांड थी उतनी प्रोडक्ट बन रहे थे। पर आपने क्या किया, अचानक क्या कोविड आ गया, उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ गई, पर हमारे कंपनी के पास उतनी स्टॉक ही नहीं था, सेफ्टी स्टॉक ही नहीं था, उससे प्रोडक्ट बना सके तुरंत, ठीक है, नहीं था। तो इस केस में यहाँ पे हमें एक प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड लेना पड़ता है, कुछ प्रोबेबिलिटी हो वहाँ पर, जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हमें पता नहीं हो कितना स्टॉक होगा, कभी अचानक क्या होगा, हमारा स्टॉक बच भी सकता है और घट भी सकता है, ओके। तो यहाँ पे इस टाइप का डिमांड अगर चलता है प्रोसेस, तो वो हो जाएगा प्रोबेबिलिस्टिक में। तो कुछ नोटेशन है, और नोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोटेशन के यूनिट से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, नोटेशन के यूनिट से क्वेश्चन बने हैं। जैसे अभी हम पढ़ेंगे ना ईओक्यू मॉडल, तो उसमें सभी साइन यूज होंगे, इसलिए सभी साइन को हमें क्या, जो फॉर्मूला है, जो भी बोल रहा है, उस चीज़ों को हमको ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे कुछ नोटेशन है इन्वेंट्री में, ओके, कुछ नोटेशन है। पहला नोटेशन है आपका डी, ओके, डी है, ये क्या है आपका, एनुअल आर, एनुअल आर ईयरली डिमांड ऑफ इन्वेंट्री, डिमांड ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, एक साल में कितनी डिमांड हो रही है, ठीक है, वो हो गया आपका डी। इसको हम लिखते हैं यूनिट पर ईयर, यूनिट पर ईयर, यानी कि एक साल में कितनी यूनिट की रिक्वायरमेंट हो रही है हमको, ये होगी क्या, डी, एनुअल डिमांड, ठीक है, या ईयरली डिमांड, इसे बोलेंगे डी, ओके। अब बात करता हूं नेक्स्ट क्यू, ये हो गया क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड, क्वांटिटी टू बी ऑर्डर एट ईच ऑर्डर पॉइंट। इसका मतलब मैंने कितना क्वांटिटी को ऑर्डर किया हूं, ओके, इसका यूनिट हो जाएगा आपका यूनिट पर ऑर्डर, ओके, यूनिट पर ऑर्डर। तो देखो उसमें यूनिट पर ईयर है, वो एनुअल डिमांड है, यूनिट पर ऑर्डर, ये हो गया आपका क्वांटिटी टू बी ऑर्डर क्यू। एक हो गया आपका एन, कैपिटल एन हो गया आपका नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड इन अ ईयर, एक साल में कितना ऑर्डर प्लेस किया, वो क्या बताता है आपका, कैपिटल एन। इसकी यूनिट हो जाएगी ऑर्डर पर ईयर, ऑर्डर पर ईयर, ओके। तो यूनिट आपको क्या पता होना चाहिए कि क्या क्या कह रहा है, डी आपका एनुअल डिमांड, तो यूनिट पर ईयर, क्वांटिटी क्यू हो गया आपका ऑर्डर, क्या यूनिट पर ऑर्डर, ओके, और ये हो जाएगा नंबर पर। देखो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड कर दूं, सपोज एन बराबर डी बाई क्यू कर दूं, तो क्या आ जाएगा यूनिट इसका, देखो यूनिट पर ईयर है डी, डिवाइड बाई क्यू कर रहा हूं, तो यूनिट पर ऑर्डर, तो ऑर्डर पर ईयर आ गया, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला भी आप रखेंगे याद, डी बाई क्यू कर देंगे तो क्या हो जाएगा एन। नेक्स्ट आपका
नेक्स्ट है आपका टी, टाइम लेंथ, ये हो गया टाइम लेंथ ऑफ वन इन्वेंट्री मतलब ये हो गया कि एक इन्वेंट्री साइकिल में कितना कितना टाइम लेंथ लग रहा है, ठीक है। मतलब आपने एक ऑर्डर स्टार्ट किया, उसके बाद मान लिया नेक्स्ट आपको ऑर्डर करने में जितना टाइम लगा वो हो गया टाइम लेंथ। ओके, क्या हो गया आपका टाइम लेंथ, ठीक है। इन्वेंट्री साइकिल की बात कर रहा हूं तो ये हो गया है एक इन्वेंट्री साइकिल में कितना टाइम लग रहा है, वो टाइम लेंथ हो गया आपका टी। या आपसे क्वेश्चन में इस तरह से भी दिया होगा, टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्डर, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका यूनिट ईयर पर ऑर्डर, ठीक है, ईयर पर ऑर्डर। तो कहने का ये मतलब हुआ टी जो हो गया आपका एन के रेसिप्रोकल हो गया ना जी, या आप कह सकते हो टी एन का मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा वहां क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, क्या आएगा, 1 आएगा। मान लो क्वेश्चन में दिया है टी 3 मंथ पर ऑर्डर, तो क्या ये टी बन रहा है क्या, यूनिट देखो क्या है आपका, ईयर पर ऑर्डर है, ये मंथ पर ऑर्डर है, तो ईयर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो 12 मंथ पर क्या हो जाएगा, ये 12 मंथ डिवाइड बाई 4 ऑर्डर, तो 12 मंथ क्या हो जाएगा आपका, तो 1/4 ईयर पर ऑर्डर, तब ये हो जाएगा 1/4। ये इसकी वैल्यू दे रखी हुई है, टी की वैल्यू ये लोगे ये। ओके, तो यूनिट हमेशा ध्यान रखना है, ईयर की बात हो रही है तो ईयर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, ऐसा नहीं कि मंथ में दे रखा तो मंथ में ले लो, क्या करोगे, ईयर में करोगे। जैसा यूनिट दे रखा हो वैसे ही आपको पता करना है, यूनिट जैसा ही हो इसमें कन्वर्ट करने पड़ेंगे। ओके, आगे आता है आपका नेक्स्ट जो कॉस्ट आता था सी, देखो सी क्या आपका, सी से बोलते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ परचेजिंग, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग 1 यूनिट ऑफ इन्वेंट्री। ओके, तो सी का यूनिट हो जाएगा रुपीस पर यूनिट। एक यूनिट को खरीदने में कितना रुपया लगा, वो परचेजिंग कॉस्ट हो गया। क्या हो गया, परचेजिंग कॉस्ट हो गया। सी हो गया नॉट हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट। ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट को सी नॉट से डिनोट करते हैं, या सी जीरो कर लो। परचेजिंग कॉस्ट को किससे डिनोट करते हैं, सी, ओनली सी। ओके, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया, तो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग पर ऑर्डर। ओके, तो ये हो जाएगा इसका रुपीस पर ऑर्डर। इसके बाद आता है आपका होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट को किसे डिनोट करते हैं हम लोग, सी एच। ओके, इसके यूनिट आप लिख लो रुपीस पर यूनिट पर ईयर।
तो ये हो गई हमारे पास कॉस्ट। इसको हम लोग और बोलते हैं ठीक है प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। तो हमारे पास कितने कॉस्ट, कितने सिंबल आ गए कॉस्ट के। ये कौन सा सिंबल है किसके, ये कौन सा है परचेजिंग कॉस्ट, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये होल्डिंग कॉस्ट, ये डिमांड पर ईयर, और क्या बचा आपका क्यू ऑर्डर पर ईयर। ओके, तो इन सब को टोटल कॉस्ट निकालेंगे। जितने भी टोटल कॉस्ट आएंगे आपसे टोटल कॉस्ट के एग्जाम में फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। तो हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं। तो इन सब को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा सब टोटल कॉस्ट। टाइम हो रहा है क्या? तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा आपका, टोटल कॉस्ट ये हो जाएगा परचेजिंग कॉस्ट प्लस, ठीक है परचेजिंग कॉस्ट हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, हाँ ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, ये तीनों होगी। तो परचेजिंग कॉस्ट को तो आपसे ये फॉर्मूला भी पूछ सकता है, टोटल कॉस्ट क्या हो गया परचेजिंग ऑर्डरिंग प्लस होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट का समेशन क्या होता है हमारा टोटल कॉस्ट। ठीक है, अगर ये दोनों सिर्फ पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, यहां से यहां तक ये हो जाएगा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। देखो आपने कुछ परचेज किया तो वो चीज़ परचेजिंग कॉस्ट में चली गई, परचेज आने के बाद उसे रखोगे ही। ठीक है, रखने के लिए आप जो ऑर्डर किए होगे उसका कॉस्ट, जो रखोगे उसके कॉस्ट जोड़ोगे ना टोटल इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री में आ जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं टीआईसी। क्या बोलते हैं टोटल इन्वेंट्री। ओके, तो ये हो जाएगा आपका। आपसे कभी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट पूछेगा तो आप बोलोगे ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस, अगर टोटल कॉस्ट पूछेगा उसमें परचेजिंग कॉस्ट आप जोड़ दोगे। इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप हमेशा याद रखना। टोटल एनुअल कॉस्ट की बात कर रहा हूं मैं। परचेजिंग कॉस्ट को डिनोट करते हैं हम लोग, किससे करते हैं हम लोग, ठीक है डीसी प्लस डी बाई क्यू सी नॉट प्लस क्यू बाई टू सी एच। सब पता है ना क्या क्या लिखा है सब। ओके, डीसी मतलब डी आपका डिमांड हो गया, सी आ गया परचेजिंग कॉस्ट। सबके साथ कॉस्ट जुड़ता रह रहेगा। वो डी बाई क्यू नंबर ऑफ ऑर्डर यही तो था, डी बाई क्यू था, एन को डिनोट करता था। इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर दिया, क्यू बाई टू एवरेज कॉस्ट होता था यहाँ पर, तो क्यू बाई टू एवरेज इंटू सी एच होल्डिंग कॉस्ट। ओके, तो ये हो गया आपका, क्या हो जाएगा। तो सबसे मोस्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे जब आप पढ़ेंगे क्या, ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे, यहां पे आप देखोगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है,
और होल्डिंग कास्ट दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ आया? तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ईओक्यू मॉडल डिस्कस करेंगे, इस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे। ये क्वेश्चन आए हुए हैं इस पे हमेशा, जेई में एक दो क्वेश्चन तो हमेशा इसी से रहते हैं ईओक्यू मॉडल से, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे इसमें, तो ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें हम फॉर्मूला पढ़ेंगे 2D C0/CH की फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। ये Q स्टार की वैल्यू आता है यहाँ से। तो ये क्वेश्चन में दिया होता है, ये दिया होता है, ये दिया होता है, ये पता करने के लिए पूछता है, ठीक है, जेईई वगैरह में। ओके, सो यहीं तक रखते हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच। ओके, लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।